यहीं से उठाया और वहीं पे लेके गए हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है पर पाथ अलग अलग है, ये पाथ अलग और ये पाथ अलग, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाने में अगर हम वर्क डन कर रहे हैं और वर्क डन कर रहे हैं तो किस फोर्स से कर रहे हैं, है ना, फोर्स तो लगेगा ना। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाने में जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कितना ही ऊपर से घुमा के ले आओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा वर्क डन है तो ऐसा वर्क डन जिस भी फोर्स ने किया है ना वो फोर्स कंजर्वेटिव है ना। हम अकेले फोर्स का भी नाम नहीं लेंगे और अकेले वर्क डन का भी नाम नहीं लेंगे, हम ऐसे कहेंगे इफ वर्क डन on an object depends on its initial and final position, then this work done, then the force involved in this work done, इस वर्क डन में जो फोर्स इन्वॉल्व हुआ ना, जिस फोर्स ने वर्क डन किया है, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। ठीक है, तो ऐसा अगर फोर्स है जिसका वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो ऐसा फोर्स हो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इसके एग्जांपल फिर ये ऐसा कौन सा फोर्स होता है, तो इसके एग्जांपल एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इससे अपोजिट हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है कि वर्क डन हो पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कि पाथ अगर ये है तो अलग वर्क डन आएगा, पाथ अगर ये है तो अलग वर्क डन आएगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा फोर्स है फ्रिक्शनल का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ज्यादा घुमाएंगे ज्यादा फ्रिक्शन, और ज्यादा घुमाएंगे ज्यादा फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन जो भी वर्क डन करेगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि पाथ कहाँ से लेके जा रहे हो, कितना लेंथी पाथ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स पता लग गए जिनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी प्रूव करके दिखाएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे ही डिपेंड करता है, पाथ अगर लेंथी है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो ऐसे फोर्स का एग्जांपल है कि फ्रिक्शनल फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। चलो प्रूव करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम अलग अलग पाथ लेके देखेंगे और अलग अलग पाथ पे भी सेम वर्क डन आएगा, सेम आएगा तो कंजर्वेटिव है, नहीं तो नहीं है। चलो करते हैं फिर। एग्जाम में आएगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा नहीं है, या फिर ऐसे पूछ सकता है प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूव करना पूछ लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो चलो अब प्रूव करते हैं इसको। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ओके सरला कर लो, प्रॉब्लम है तो देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये एक लेवल है और दूसरा लेवल ये है, इस हाइट तक लेके जाना है। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इस हाइट तक लेके जाना है। इसको हम इस पाथ से ले जाएं, ये एक पाथ है, या फिर इसको हम इस पाथ से लेके जाएं, ये दूसरा पाथ है। तो दोनों पाथ का हम वर्क डन निकाल के देखेंगे कि इस पाथ से लेके गए थे और इससे लेके गए, दोनों का वर्क डन सेम है क्या। अभी देख लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके जाएं या फिर इधर से लेके जाएं। तो फर्स्ट पाथ का वर्क डन निकाल लेंगे फिर दूसरे का निकाल लेंगे। इस पोजीशन को नाम दे दिया ए, इसको बी नाम दे दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पर ई, है ना। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने। चलो ठीक, इनका वर्क डन निकालते हैं फिर। तो हमने देखो पढ़ लिया था कि यहाँ से सीधा किसी भी एच हाइट पे लेके जाएंगे तो वर्क डन थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वर्क डन एम जी एच के इक्वल आएगा। ठीक है, निकाला थोड़ी देर पहले। अब इस पाथ से लेके जाते हैं तो देख लेते हैं वर्क डन। तो चलो देखो फिर, ये फर्स्ट पाथ का वर्क डन आ गया, सेकंड पाथ का निकाल रहे हैं। तो ए से सी का निकाल लेंगे, वर्क डन ए से सी का प्लस में सी से डी का प्लस में डी से ई का, वर्क डन डी से ई का। तीनों वर्क डन निकाल लो, ये एक दो तीन तीनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। चलो निकालते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो वर्क डन तो होता फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और
इन ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे तो फोर्स तो हमने वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हल्का ऑब्जेक्ट तो आराम से उठ जाएगा, हैवी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो फिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के इक्वल। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो mg और डिस्प्लेसमेंट ये ए सी ले लो, ए से सी, तो ए सी लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। हम इधर लेके जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो कोस जीरो, कोस जीरो, है ना। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस थीटा। इसका निकाल लो सी से डी का, ये वाला वर्क डन तो होता है फोर्स हो गया इंटू में डिस्प्लेसमेंट सी डी है, हो गया, और कोस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ फोर्स तो ग्रेविटी के इक्वल लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इधर वाला है लेकिन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी का, और हमने ऊपर की तरफ लगा रखा है। इस पेन को मैं उठा के इधर ले जा रहा हूँ ना, तो मैंने इधर फोर्स नहीं लगा रखा, इसको उठाने में ऊपर लगा रखा फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जिस भी इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के इधर लेके जा रहे हैं तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और उस वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स तो ऊपर लगा रखा हमने। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर, एंगल 90 का हो गया, कोस 90, प्लस में यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन। तो फोर्स तो mg ही लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट d से e तक का, डिस्प्लेसमेंट d से e तक का हम इधर लेके जा रहे हैं, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो एंगल जीरो, तो ये कोस जीरो, कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो वन होता है, कोस 90 जीरो होता है, तो ये तो सारा जीरो हो गया, ये सारा जीरो। तो बस ये दोनों बच गए, दोनों बच गए, दोनों में mg कॉमन है तो mg कॉमन ले लो, ac प्लस डी बच गया, ac प्लस डी, इतना बच गया। और कोस जीरो वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो mg कॉमन ले लिया, ac प्लस डी बच गया। और ac प्लस डी है कितना, ये रहा ac और ये रहा डी, ये AC और ये D, ये तो इसी हाइट के इक्वल है, तो AC और D को ऐड करेंगे तो इसी हाइट के इक्वल ही तो है ये दोनों, है ना। इसको और इसको ऐड करोगे तो इसी के इक्वल आएंगे, हाइट के इक्वल। तो इसकी जगह हम H लिख सकते हैं, इसकी जगह H लिख सकते हैं, तो mgh आ गया। तो दूसरे पाथ का वर्क डन भी mgh है, फर्स्ट पाथ का वर्क डन भी mgh। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स काम कर रहा था ना, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था, उसके अपोजिट में हमने काम करना पड़ रहा था, तो उसके इक्वल ही फोर्स लगा रहे थे। यहाँ पे ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है वो इक्वल है, और जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर, आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो फिर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। चलो फिर देखते हैं। सभी का वीडियो ऑन है, कुछ फिर ऑफ कर गए, इसका मतलब पढ़ने के मन में नहीं है। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी से हमें पता है, कल रात में मालन की रखी थी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो फिर, तो इसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब ये टोटल कांस्टेंट रहेगी, अगर एक थोड़ी कम होगी ना तो दूसरी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, अगर एक ज्यादा होगी तो दूसरी उतनी कम हो जाएगी, टोटल सम है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा अभी देखते हैं। तो ये प्रूव करना सकता है, प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये एक बॉडी ऊपर से फ्रीली फॉल हो रही है, उसका कंजर्वेशन। चलो देखो, इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ये सोल्व हो जाएगा। देखो इस h हाइट पे है एक बॉडी, h हाइट पे है,
यहाँ पे इसमें जो भी टोटल एनर्जी है ना, ये मान लो फिर यहाँ पे इतनी नीचे आ गई इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी यहाँ पर है, और ग्राउंड पे आके गिरेगी उतनी ही यहाँ पे है। तीनों पोजीशन पे सेम एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कौन सी टोटल? काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। अगर एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, टोटल कांस्टेंट रहेगी। अभी प्रूव करके देखेंगे। चलो देखते हैं फिर। इस हाइट पे, तो इस बॉडी को हम इस हाइट पे लेंगे, इस हाइट पे लेंगे तो ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसके अंदर टोटल एनर्जी, तो ये फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे एनर्जी, तो फर्स्ट पोजीशन पे एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी तो है पोटेंशियल, यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक। तो यहाँ पे तो रेस्ट में है, रेस्ट में तो काइनेटिक जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच, क्योंकि एच हाइट पे है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक जीरो है तो ओनली पोटेंशियल है तो एम जी एच। ये फर्स्ट पोजीशन की है। सेकंड पोजीशन पे निकालते हैं। ये यहाँ पर मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे आ गई, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गई, तो यहाँ पे कितनी है? टोटल एनर्जी तो वही है पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा डिस्टेंस एच था, ये एक्स नीचे आ गई तो ये बच गया एच माइनस एक्स। ये कितना बच गया? एच माइनस एक्स। इतना डिस्टेंस बच गया एच माइनस एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच हो जाएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो एम जी एच अगर होगी तो हाइट तो यहाँ पे एच माइनस एक्स है, यहाँ पे हाइट तो एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, और बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद इसमें कितनी वेलोसिटी होगी वो देख लेंगे। चलो देखते हैं, अब ये निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2gx। यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर लेते हैं फिर। तो देखो फिर, ये ई टू एनर्जी कितनी आ गई? ये ई टू एनर्जी इतनी आ गई हमारे पास। एक तो ये है एम जी एच माइनस एक्स, तो जी, एम जी की इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इससे भी कर देता हूँ, है ना। तो एम जी की एच से और एक्स से दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इसकी इससे और इससे मल्टीप्लाई देना गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gx। तो वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। 2 से 2 काट दें तो 2 से 2 कट गया, तो ये प्लस का mgx आ गया, प्लस का mgx। ये प्लस का mgx इस माइनस के mgx से कट जाएगा, ये प्लस का mgx इस माइनस के mgx से कट जाएगा, तो ये हमने इससे काट दिया तो क्या बच गया? mgh। तो सेकंड पोजीशन पे भी एनर्जी mgh है, फर्स्ट पे भी mgh थी, सेकंड पे भी mgh ही है। ठीक है ना, तो हमने प्रूव कर दिया सेकंड पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी mgh है। अब इस थर्ड पोजीशन पे निकाल लेते हैं, तो थर्ड पे निकालेंगे तो भी टोटल एनर्जी आएगी पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक। तो थर्ड पे आएगी तो हाइट तो जीरो होगी, और हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पर थर्ड पे आके लगेगी ना तो काइनेटिक एनर्जी से आके लगेगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो निकाल लेते हैं फिर। चलो देखो, हम ये बता रहे थे कि बॉडी यहाँ से आई है एच हाइट से, थर्ड पोजिशन बीच में सेकंड पोजीशन थी, थर्ड पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे आके लगेगी तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और ग्राउंड पे आ गई तो हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बस अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी और यहाँ पे वेलोसिटी ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है तो हमने वी मान ली। यहाँ से तक का डिस्प्लेसमेंट एच है क्योंकि एच हाइट पे थी ना। तो अगर हमारे पास दो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है तो ये इक्वेशन लगती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। ये वेलोसिटी ग्राउंड पे आगे लगेगी तो है वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी, टू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है तो जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से यहाँ तक आई तो एच, तो डिस्प्लेसमेंट है एच। तो वी स्क्वायर की वैल्यू अब की बार टू जी एच होगी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एच, टू से टू कैंसिल हो गया, एम जी एच आ गया। तो थर्ड पोजीशन पे भी एनर्जी एम जी एच ही है, प्रूव कर दिया हमने। तो आ सकता है एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये किसी भी पॉइंट पे देख लो हर पॉइंट पे एनर्जी सेम रहेगी। ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है ना। और ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो,
और सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो अब भी टोटल एनर्जी उतनी ही है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताओ, हैंड रेज कर सकते हो। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग इस तरह से है, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमने पढ़ा था ना, इसको स्ट्रेच करेंगे कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की जो भी एनर्जी है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलो देखते हैं फिर। इसको अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच करूंगा ना तो ये आराम से आएगा, और इसको ज्यादा स्ट्रेच कर दूंगा तो फास्ट आएगा। इसका मतलब इसके अंदर मैं ये इसका बीच का पॉइंट मान लिया, तो इसको यहाँ से जितना भी डिस्प्लेस करूंगा ना तो उसमें उतना ही फोर्स स्टोर होगा। मान लो मैं यहाँ से पकड़ के इधर खींच रहा हूँ तो छोड़ने के बाद वापस आएगा है ना, वापस अगर मैं यहाँ से फिक्स कर दूं वापस, तो मैं अगर इधर खींच रहा हूँ तो ये वापस क्यों आया छोड़ने के बाद, क्योंकि इसमें फोर्स स्टोर हो गया, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, वो वापस लेके आ रही है। तो इसमें जितना भी फोर्स स्टोर होगा ना वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो आराम से आएगा, और बहुत ज्यादा खींच के छोड़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा स्पीड से आता है। कई बार हम रबड़ को भी ज्यादा खींच के छोड़ेंगे ना तो हाथ पे लग जाता है, दर्द होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उतना ही इसके अंदर फोर्स स्टोर होगा। तो स्प्रिंग के अंदर जो भी स्टोर्ड फोर्स है ना, हम अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहे, स्टोर्ड फोर्स की बात, इसके अंदर फोर्स कितना स्टोर होगा। तो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का स्टोर्ड फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर कर रहे हैं, लेकिन स्टोर्ड फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, ये वापस आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगाएंगे, ये कांस्टेंट के और ये एक्स एज इट इज, तो ये है फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स ऑफ स्प्रिंग या फिर फोर्स स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, इसमें जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है ना, ये जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ये स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है। कुछ स्प्रिंग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो खींच जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब खींचते हैं। तो इसकी क्वालिटी पे, मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये के, है ना, तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे ना तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये डेरिवेशन करना भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। चलो देखो फिर, स्प्रिंग हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की, ये एक मास अटैच कर दिया, स्प्रिंग के ऊपर इधर फोर्स लगाया हमने, इधर फोर्स लगाया तो इस मास को हमने इतना डिस्प्लेस कर दिया, इस फोर्स की हेल्प से इस मास को हम यहाँ पे ले आए। ठीक है ना, तो इतना डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जितना हमने वर्क डन किया है ना उतना ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, जितना हमने वर्क डन किया उतनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसको डिस्प्लेस करने का वर्क डन निकाल लो। तो पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन तो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, लेकिन हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो रहा है ना वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो हम हमारा वर्क डन निकालना चाह रहे हैं कि हमने कितना वर्क डन किया, वो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हमारा स्मॉल वर्क डन ये आ गया। अगर हम पूरा वर्क डन निकालें यहाँ से यहाँ तक का तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया जाएगा टोटल वर्क डन, और इस एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं के एक्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है ना वो तो माइनस के एक्स है, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर होगा वो तो माइनस के एक्स, और इसमें कितना फोर्स स्टोर होगा जितना हम इधर लगाएंगे, थोड़ा सा इधर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा खींच देंगे तो ज्यादा स्टोर होगा। तो हमने कितना फोर्स लगाया है जितना फोर्स इसमें स्टोर हो रहा है, इसमें स्टोर इस डायरेक्शन में माइनस के एक्स, तो इस डायरेक्शन में तो प्लस के एक्स है, तो जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया वो के एक्स के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है तो 0 से x तक, ये x डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी लिमिट है 0 से x तक।
करो इंटीग्रेशन, के को बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर 1 है ना, तो एक पावर बढ़ा दो, एक्स की 2 पावर 2, 0 से एक्स तक, 0 से एक्स तक 2 बार निकाल लो तो k/2। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, फिर नीचे वाली लिमिट यहाँ पे पुट करो तो 0 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ गया। तो हमने इतना वर्क डन किया स्प्रिंग पे, और हमने जितना वर्क डन किया ना वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो देख लो इसमें से कुछ भी पूछना हो तो। इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट है और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, स्प्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सिप्रा। तरफ आ रहा है, इसके कंपैरिजन में, इस हाइट के कंपैरिजन में ये एच हाइट ऊपर था, तो मास यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, वो एनर्जी कहाँ पे गई? उस एनर्जी से ये कंप्रेस हो गया। इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उस एनर्जी से कंप्रेस हो गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आते आते कम हो गई, और वो एनर्जी सारी इसके अंदर आ गई। तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है ना, उतनी एनर्जी इसके अंदर आ गई, स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि इसकी एनर्जी ने इसको कंप्रेस कर दिया, है ना। तो देखो, ये मास एच हाइट से नीचे इतना और नीचे आ गया, ये मास ये कह रहा है कि इसको एक्स कंप्रेस कर देगा, तो यहाँ तक आ गया है मास, है ना, और स्प्रिंग और कंप्रेस हो गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एच प्लस में एक्स, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया एच प्लस में एक्स। तो इस मास की तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी, तो उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है ना, इतनी हुई है पोटेंशियल एनर्जी कम, उतनी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी, और स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी तो ये है हाफ के एक्स स्क्वायर, हमने अभी डेरिवेशन किया था। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकालनी है, और के की वैल्यू निकालनी है तो सारे को उधर ले जाओ, आ गया आंसर। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसको सोल्व कर लेना, इधर ले जाके के की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर को 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक टॉपिक और बताते हैं, पावर। पावर दो टाइप की है, एवरेज पावर, दूसरी है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो एवरेज पावर तो ये है, पावर का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है काम करने की, और वो भी टाइम के हिसाब से। मान लो कोई एक काम है, वो एक स्टूडेंट तो 1 घंटे में कर देता है, और उसी काम को दूसरा स्टूडेंट स्टूडेंट 3 घंटे में करता है, तो जो 1 घंटे में करता है उसकी पावर ज्यादा है, जो 3 घंटे में करेगा वो भी काम तो पूरा ही कर रहा है, तो 3 घंटे में कर रहा है तो उसकी पावर कम है ना, उसके अंदर एनर्जी कम है, वो आराम आराम से कर रहा है। तो पावर को हम टाइम से कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट दो टाइप की पावर है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम, ये है एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर होती है फोर्स इनटू में वेलोसिटी, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ सकता है, इसका डॉट हटाएंगे तो एफ वी कोस थीटा आएगा। ठीक है, एवरेज पावर का मतलब कहीं पे पावर कम है कहीं पे ज्यादा है, उसका एवरेज निकालना, तो कैसे निकालोगे? पूरा टोटल वर्क डन निकाल लो, और जितना भी टोटल टाइम है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, एवरेज पावर आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हर इंस्टेंट की, कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिरी है तो फर्स्ट सेकंड पे पावर कितनी है, सेकंड सेकंड पे पावर कितनी है, थर्ड सेकंड पे पावर कितनी है, हर इंस्टेंट पे निकालनी हो तो ये लगेगा फोर्स इंटू में वेलोसिटी, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो एफ वी कोस थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके भी न्यूमेरिकल देख लेना, जो नहीं आएंगे वो कल मेरे पास भेज देना, कल ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम। कल हमारा इसके अलावा एक टॉपिक रह गया कोलिजन, तो कल